हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज हम फिर बिहेवियर का ही एक टॉपिक पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियोस में फेरोमोन्स के बारे में पढ़ा था और फेरोमोन्स की जो मेजर दो कैटेगरी थी उसको हमने स्टडी किया था। और जो सेकंड टाइप का प्राइमर फेरोमोन्स होता है जो कि लंबी श्रृंखला वाले अंतःस्रावी घटनाओं पर प्रेरण पर आधारित जिनका प्रभाव धीरे धीरे होता है लेकिन लंबे समय तक होता है, ये चीज़ हम पढ़े थे। आज हम जो प्राइमर फेरोमोन्स है उसी में एक बिहेवियर से संबंधित जो बिहेवियर हमारी यूनिट चल रही है इसी में दो तीन इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं बिहेवियर वाला जो पार्ट है उसी में। तो आज का जो हमारा पार्ट है, जो टॉपिक है, वो है ली बूट इफ़ेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ली बूट इफ़ेक्ट। और ली बूट इफ़ेक्ट है, इसे हम हिंदी में भी कहेंगे ली बूट प्रभाव। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक प्रभाव पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, जिसे कि ली बूट इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। और ली बूट इफ़ेक्ट जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया। तो बाय ली, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है, ली एंड बूट द्वारा 1967 में दो साइंटिस्ट थे, ली एंड बूट। इन दोनों ने मिलकर के 1967 में इस प्रभाव का अध्ययन किया और बताया। इसमें वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया और उसका जो रिजल्ट निकाला उसमें उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि जो मादा होती है जो इन्होंने स्टडी की माइस पे, और माइस का मतलब चूहिया। इनका स्टडी मटेरियल क्या रहा? चूहिया रहा। और चूहिया आप जानते हो मैमल्स हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? प्रजनन चक्र होता है, प्रजनन चक्र। तो इन्होंने जो स्टडी की वो माइस पे की और उन्होंने बताया कि जो इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, प्रजनन है, वो नॉर्मली आप जानते हो जैसे कि मैमल्स में चलता है वैसे ही चलता रहता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं इनमें एक फेज आती है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। कौन सी? एस्ट्रस साइकिल स्टेज इनके जीवन में आती है। तो ली बूट इफ़ेक्ट जो है, ली एंड बूट ने माइस के ऊपर स्टडी करके रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टेज में स्टडी की और अपने निष्कर्ष को निकाला। उन्होंने बताया कि जो एस्ट्रस चक्र चलता है इनमें तो उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि जब किसी मादा चूहियों को जब बहुत सारी जो फीमेल माइश होती है, मैनी माइश, मैनी का मतलब बहुत सारी माइश जो चूहिया होती है, इन सब को कॉमन बॉक्स में साथ साथ रखा जाता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक डिब्बे में साथ साथ रखा जाए। तो क्या होगा?
बहुत सारी चूहियाओं को एक कॉमन बॉक्स में रखा जाए या एक ही केज में रखा जाए, एक ही पिंजरे में रखा जाए, तो इनका जो एस्ट्रस साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है। क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो किसी चूहिया को एस्ट्रस साइकिल है और ऐसे बहुत सारी चूहियाओं को हम एक ही कॉमन पिंजरे में रख दें, तो बाकी की जो मादा चूहिया होगी उनमें जो एस्ट्रस साइकिल है उस चूहिया की वजह से गड़बड़ा जाएगा जिसके ये हुआ था। तो इससे डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, एक निष्क्रिय प्रजनन प्रावस्था डाइएस्टर्स दर्शाने लगती है। बहुत सारी मादा जो चूहिया है वो कौन सा दर्शाने लगती है, शोज डाइएस्टर्स साइकिल दर्शाने लगती है। तो यानी एक निष्क्रिय प्रजनन प्रावस्था, इसको हम बोलेंगे निष्क्रिय प्रजनन प्रावस्था को दर्शाने लगती है। निष्क्रिय प्रजनन प्रावस्था को दर्शाने लगती है, तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ में आप देखोगे तो जो निष्क्रिय प्रजनन प्रावस्था है उसको दर्शाने लगेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पेशियल जो मैटर है यानी विशिष्ट पदार्थ जो है वो यूरिन से, यानी जो मूत्र है उसमें होता हुआ एयर में आ जाएगा, वायु में आ जाएगा। और वायु से जो माइस हैं, जो अदर माइस हैं, अदर का मतलब बहुत सारी दूसरी जो चूहे हैं, उन अदर माइस के जो नेजल पाथ है, नेजल पाथ का मतलब तो आप समझते हैं नासा मार्ग, उससे होकर के एंटर करेगा और एंटर करके इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा यानी बिगड़ जाएगा। तो अगर किसी एक चूहिया को हम जो कि एस्ट्रस साइकिल से गुजर रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी मादा चूहियाओं को एक सामान्य पिंजरे में बंद कर दें, तो उससे उसका जो प्रजनन काल के समय चलने वाला जो मध्य चक्र है उसमें गड़बड़ी हो जाती है सभी के। और ऐसा क्यों होता है? जिस चूहिया की एस्ट्रस साइकिल है तो उसके यूरिन में वो पदार्थ मौजूद होगा जो अन्य माइस के नासा मार्ग से होता हुआ उनके अंदर प्रवेश करेगा और जो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो इससे अन्य जो चूहिया थी उनके ऊपर ये जो पड़ा हुआ प्रभाव है, इसी प्रभाव को हम ली-बूट इफेक्ट कहते हैं। ली-बूट इफेक्ट कौन सा प्रभाव कहते हैं? ली-बूट इफेक्ट कहते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं
किल्ली और बूट इफ़ेक्ट जो है ये प्राइमर फेरोमोन्स के अंतर्गत हम देखते हैं। और इसको सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, ली एंड बूट ने 1967 में जो स्टडी मटेरियल थे इनका मादा चूहिया थी, और उन्होंने बताया कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रजनन साइकिल चलता है उसमें इनके मधुचक्र वाली एक अवस्था आती है। उसी अवस्था पर स्टडी करके इन्होंने ली बूट इफ़ेक्ट के बारे में बताया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि बहुत सारी मादा चूहियाओं को अगर कॉमन बॉक्स में या कॉमन केज में रख दिया जाए, एक साथ रखा जाए, तो इनका जो एस्टर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, और इससे क्या है कि ये डाइएस्टर साइकिल में प्रवेश कर जाती है, निष्क्रिय प्रजनन अवस्था को दर्शाने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न ये देखिए कि इनमें जो विशिष्ट जो पदार्थ है जिसकी वजह से ऐसा होता है वो उस चूहिया के जो कि एस्टर साइकिल के रूप में दर्शाती है उस चूहिया की यूरिन में होगा। यूरिन से वो एयर में आएगा, एयर का मतलब वायु में आ जाएगा, और वायु से फिर जो दूसरी माउस होगी, फीमेल होगी, उसके नेजल पाथ से होते हुई वो पहुंच जाएगी उसके अंदर, और उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। और इस तरह से मादा प्राणियों को मादा चूहियाओं को एक साथ रखने पर उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल का बिगड़ जाना जो प्रभाव है वो कहलाता है आपका ली बूट इफ़ेक्ट या ली बूट प्रभाव। तो ये हमने जाना। अगले वीडियो में हम विटन इफ़ेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे, और विटन इफ़ेक्ट जो क्या होता है उसको अगले वीडियो में हम देखते हैं, जिससे कि हम विटन इफ़ेक्ट को और साथ में ब्रूस इफ़ेक्ट, ये दोनों इफ़ेक्ट भी कैसे हैं, प्राइमर फेरोमोन्स की वजह से होने वाले जो है इफ़ेक्ट हैं, तो उनको हम देखते हैं किस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उसकी हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू।